प्यारे बच्चों, कक्षा 10 का साइंस पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 8 कार्बन व उसकी यौगिक भूलक पढ़ रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने भूलक पढ़ा, भूलक का वर्गीकरण पढ़ा, अब कृत्रिम और प्राकृतिक भूलक के बारे में पढ़ा। अब हमने कृत्रिम प्राकृतिक रबड़ के बारे में पढ़ लिया, लेकिन अब पढ़ते हैं कृत्रिम या संश्लेषित भूलकों का प्रकार जो हमारे सिलेबस में है। तो हमारे पास पहला जो भाग है संश्लेषित भूलक में, संश्लेषित भूलक पता ही है, इसकी डेफिनेशन यही है कि जो भूलक मानव द्वारा बनाए जाते हैं वो संश्लेषित भूलक है। क्या बोल संश्लेषित भूलकों का उदाहरण देखेंगे कई जो हमारे सिलेबस में है। क्या नंबर 1 है कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे मतलब संश्लेषित मानव द्वारा बनाए गए रेशे जो रस्सी राशि आदि में जो काम आते हैं वो रेशे हैं। हमारे 3 रेशे हैं हमारे सिलेबस में। कई रेशे होते हैं, 3 रेशे हैं हमारे पास। एक तो नायलॉन 66, नायलॉन 66, टेरिलीन और रियोन। हमारे सिलेबस में नायलॉन 66, टेरिलीन और रियोन नाम के कृत्रिम रेशे हैं। रेशे कई प्रकार के होते हैं, जैसे नायलॉन भी कई प्रकार का है, नायलॉन 6, नायलॉन 610। ये नायलॉन के प्रकार है, ये सभी रेशे हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 ही है, नायलॉन 66 और नायलॉन, टेरिलीन और रियोन। अब पहला हमारा है नायलॉन 6। भूलक जब पढ़ते हैं तो उससे कुछ एक फिक्स पर्सन होते हैं, वही आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। अब नायलॉन 66 है। अब आपको नायलॉन तो एक नाम है, लेकिन 66 क्या है, ये 66 क्यों आए? ये एकलक इकाई है ना दोनों, इसकी 2 एकलक इकाई है। 66 का कारण 2 एकलक इकाई है, एक तो ये पता चलेगा। और दोनों ही एकलक इकाइयों में 6 कार्बन है। दोनों एकलक इकाइयों में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। एकलक इकाइयाँ कितनी है? 2, 6 2 बार छक्के आई हैं। 6 वाली में 1 है, 610 वाली में 2 है एकलिक। अब 2 एकलिक इकाई है, दोनों में कितने कार्बन है? 6। ये एकलिक इकाइयों में क्या दर्शाते हैं? अब आपको ये प्रश्न पूछ ले, नायलॉन 66 में 66 किसको दर्शाता है? तो ये एकलिक इकाई में कार्बनों की संख्या को दर्शाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अब पता चल गया, हमारा पहला ही प्रश्न यही आएगा, नायलॉन एक भूलक है। भूलक किससे बने होते हैं? इकाइयों से, एकलक इकाइयों से। पहला प्रश्न आता है नायलॉन 66 किस इकाई से बना है, क्या है? मतलब एकलक इकाई क्या है? पहला प्रश्न है एकलक इकाई। अब पता चल गया 2 एकलक इकाई हैं, दोनों में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। ये चीज तो हमें पता चल गई है। अब हमें पता करना है नायलॉन 66 की एकलक इकाइयाँ क्या है। तो ये एक संघनन भूलक जिसकी 2 इकाइयां हैं, एक है एडपिक अम्ल एवं दूसरी है हेक्सा मिथिलीन डाइमीन। यहां पर भी डाइमीन, ये दोनों इकाइयां होगी। एडपिक अम्ल था हेक्सा मिथिल डाइमीन, ये दोनों इकाइयां होगी। फर्स्ट इकाई ये है, सेकंड ये है। अब इसमें भी एडपिक ये पूछ लेता है कि नायलॉन 6 की जो भूलक है एकलक इकाई एडपिक है, इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी? 6। इसमें भी 6। अब हम इसकी संरचना क्या है, एकलक इकाई की संरचना सूत्र क्या है, ये लिखना जरूरी है। संरचना सूत्र किस प्रकार का? एडपिक अम्ल क्या है? एक प्रकार का डाई अम्ल। डाई अम्ल मतलब अम्ल समूह कौन सा है? COCH, यानी कार्बोक्सिलिक समूह है, यानी डाई यानी 2 बार ये समूह है। अब जब भूलक में आता है ऐसा समूह तो वो क्या होता है? सिरे पे होगा। जो भी क्रियात्मक है वो क्या होंगे? सिरे पर होंगे। जितने भी क्रियात्मक है भूलक होते हैं वो क्या होते हैं? सिरे पर, मतलब सिरे पर होंगे दोनों डाई अम्ल। इसमें जिस प्रकार डाई एमीन है तो ये सिरे पर होगा। एमीन मतलब NH2 एमीन हो गया।
ये एमीन है, दोनों ही सिरे पर होंगे, सिरे वाले कार्बन पर होंगे, दोनों अलग अलग कार्बन पर होंगे। अब हमारी पहला तो आ गया एग्जाम्पल। अब इसका हम संरचना सूत्र लेंगे। 8p अम्ल का संरचना सूत्र क्या है? तो 8p अम्ल में हमें पता चल गया कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, और डाई अम्ल है यानी 2 CH2 है। तो 6 कार्बन लिख देते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये CHO समूह दोनों ही किनारे पर है। अब CH समूह को किस प्रकार लिख सकते हैं? इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार। ये 6 कार्बन आपको बड़े बड़े लिख देता हूं, 1 2 3 5, 6 कार्बन लिख दिए। दोनों तरफ जो अम्ल का क्रियात्मक समूह लिख दिया, ये आ गया एक, और एक इधर आ जाएगा क्रियात्मक समूह द्विबंध OH। ये हमारा क्रियात्मक समूह। अब बाकी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरे कर लेंगे। प्रत्येक कार्बन की 2 संयोजकता पूरी है, इस कार्बन की 4 संयोजकता पूरी, बाकियों की 2 2 है, तो 2 2 2 ये। अब ये हो गया 8p अम्ल हो गया हमारा, इसका नाम भी करें 8p। लेकिन ये चारों संरचना क्या बिल्कुल समान है, तो इसमें शॉर्ट में किस प्रकार लिख सकते हैं, COCH2 4 बार है CO। ये भी क्या है, यही है 8p अम्ल। अब 8p अम्ल का हमें जो एकल इकाइयां आ गई हमारे पास, वो हम देखेंगे क्या है, उनका IUPAC नाम क्या है। अब ये एकल इकाई है, तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम यही है कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला लिखें, चयन करें। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन ये होगी, कितने कार्बन है, 6 कार्बन की श्रृंखला है। अब क्रियात्मक समूह ये है, अब क्रियात्मक समूह COOH है, इसका क्या अनुलग्न यानी पीछे लगने वाला अनुलग्न प्रत्यय, तो अनुलग्न क्या है, ओइक, ओइक, ओइक एसिड, ओइक है, ओइक एसिड अगल। तो अब कितने हैं, 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई, क्या लिखते हैं, डाई लिखते हैं हम, 2 एक समान आ जाते हैं तो डाई। अब डाई आ गया। अब नंबरिंग कहां से करें, यहां से दोनों तरफ एक क्रियात्मक समूह CHO सबसे प्रमुख क्रियात्मक समूह, प्राथमिकता देते हैं इसको, 1 2 3 4 5, एक CHO 1 नंबर पर, दूसरा 6 नंबर पर। अब पहला नाम क्या आ जाएगा, हेक्सा, हेक्स आ जाएगा। हेक्स लिखते हैं 6 के लिए, लेकिन 2 होने के कारण यहां पर क्या आ जाए, हेक्सा। अब नंबरिंग लिखते हैं, डाई है, नंबरिंग किस पर है, 1 और 6 पर, 1 6 यानी 2 हो गए, तो डाई लिखेंगे, डाई ओइक अम्ल एसिड, ये इसका नाम हो गया, हेक्सा 1,6 डाई ओइक अम्ल, ये इसका नाम हो गया। 8p अम्ल सामान्यतः होता है, IUPAC नाम भी पूछ सकते हैं आप से। ये तो प्रथम एकलिक इकाई का हमारे पास क्या हो गया, बायोडाटा, क्या हो गया, बायोडाटा। और एक बायोडाटा क्या है, 6 कार्बन है, और एकलिक इकाई में कौन सा क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह पूछ सकता आपसे, एकलिक इकाई में कौन सा क्रियात्मक समूह है, नाइलॉन 6 की। तो 2 क्रियात्मक समूह होंगे, प्रथम एकलिक इकाई में क्या है, COOH, ये क्या क्रियात्मक समूह है, ये क्रियात्मक समूह है, तो इस क्या नाम इसका, कार्बोक्सिलिक। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, आपको सब पता है, करना है धीरे धीरे। 8p एकलिक इकाई, इसका ये सूत्र हो गया, इसका नाम हेक्सा 1,6 डाई ओइक अम्ल हो गया, क्रियात्मक समूह CHO यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, सॉरी इकाई डाई कार्बोक्सिलिक आया जाएगा, क्योंकि 2 CHO समूह है इसमें, यहां पर डाई डाई लिख देंगे, क्यों 2 है क्रियात्मक कार्बोक्सिलिक समूह, लेकिन डाई लिख देंगे। सही क्या है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये हमारा सही हो गया। क्रियात्मक अवस्था पूछ ली। अब है हमारे अगले जो इकाई है, वो एकलिक इकाई हेक्सा 6,6 हेक्सा मेथिल डाई एमीन, हेक्सा मेथिल डाई एमीन, हेक्सा मेथिल डाई एमीन है हमारी अगली इकाई। ये हमारी इकाई हो गई, एकलिक इकाई है। पहला प्रश्न, कितने कार्बन है, तो 6।
अब हेक्सा का मतलब 6, मेथिल, मेथिल का अर्थ तो CH3 होता है, लेकिन मेथिलीन आ गया तो CH2 सुने। डाई मतलब 2, एमीन मतलब NH2। जो क्रियात्मक समूह है भूलक में एकलिक इकाइयों में क्या आएंगे, सीरी पर आएंगे एकलिक इकाइयों में क्रियात्मक। जो भूलकों में समझ लेते हैं, भूलकों में जितनी भी क्रियात्मक है उनमें जो एकलिक इकाई है ना वो सीरी, जो उस एकलिक इकाई का जो क्रियात्मक समूह है वो सीरी पर आता है। 6 कार्बन मेथिलीन समूह डाइओइक अम्ल, ये होगा मेथिल। अब इसको लिखेंगे कैसे, 6 कार्बन लिख दी, 1 2 3 4 5 6 कार्बन लिख दिए, और पता है साइड वाले सिरे पर क्या, एमीन, एमीन का क्रियात्मक समूह ये है, तो NH2, NH। ये हमारा हो गया आज का, ये हो गया। बाकी संयोजकता हाइड्रोजन द्वारा पूरी करनी है, तो इसकी 2, इसकी 2, इसकी भी 2, इसके पास भी 2 संयोजकता शेष है, तो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये देखिए छुंग जो समूह है वो समान है ना, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, पहले वाले की तरह, इसको NH2 CH2, ये 6 बार रिपीटेड है, जैसे भूलक में लिखते हैं 6 बार, भूलक में N लिखते हैं, N का मान की कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर 6 है, तो ये होगा इसका नाम। अब इसका नाम क्या है, IUPAC नाम करते हैं, ये तो इसका सामान्य नाम हो गया। अब IUPAC नाम करेंगे तो सबसे बड़ी क्रियात्मक समूह प्रति कार्बन श्रृंखला यही हो गई। अब कार्बन श्रृंखला यही हो गई, अब है हमारा नंबरिंग कहां से करें, नंबरिंग कहीं से कर सकते हैं, क्रियात्मक समूह दोनों तरफ एक ही है, यही क्रियात्मक समूह, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हेक्सा 1,6 डाइएमीन, हेक्सा 1,6 डाइएमीन इसका क्रियात्मक समूह हो गया। क्या हो गया, हेक्सा 1,6 डाइएमीन इसका क्रियात्मक समूह हो जाए। अब एक ही प्रश्न है, ये क्रियात्मक समूह क्या है, एमीन, एमीन क्रियात्मक समूह, डाइएमीन, डाइएमीन क्रियात्मक समूह हो गया, इसका ये क्रियात्मक समूह हो गया। तो ये एकलिक इकाई होगी, कितने कार्बन इसमें 6 है, क्रियात्मक समूह डाइएमीन, इसका IUPAC नाम हेक्सा 1,6 डाइएमीन, क्रियात्मक समूह की श्रृंखला पर जुड़े 1,6। ये तो हमारी क्रियात्मक इकाइयों के बारे में हो गया। इकाइयां क्या है, इकाइयों के एकलिक इकाइयों के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब इसकी विधि कैसे करेंगे, कैसे बनेगा, ये देखेंगे। अब एकलिक इकाइयों के बारे में तो हमने जान लिया, अब आता है एकलिक इकाइयां किस प्रकार क्रिया करेगी और जो नायलॉन 6,6 कैसे बनाएगी, है नायलॉन 6,6 कैसे बनाएगी। अब देखिए किस प्रकार में, पहली एकलिक इकाई एडपिक अम्ल है 6 कार्बन की, तो 6 कार्बन की एडपिक अम्ल को कैसे लिखेंगे, ये हमारी एडपिक अम्ल हो गया। इसके पीछे नाम लिख दिए, जब परीक्षा में लिखे तो इसका नाम लिख देना जिससे प्रभाव पड़ता है। अब यहां हम नहीं लिखेंगे नाम, लेकिन आप परीक्षा में जरूर लिख देना, ये हमारे ये आ गई अन, ये भी अन हो गई, अन ले ली, अन ले ली हमने दोनों को। तो होता क्या है वास्तव में, इनका यहां क्या लिख देंगे, भूलकीकरण, आप भूलकीकरण लिख सकते हैं या संघनन भूलकन, संघनन लिख सकते हैं। संघनन मतलब जुड़ते हैं और कुछ निकलता है, जब कुछ निकलता है जुड़ने के लिए तो संघनन भूलकीकरण हो जाता है। जब सीधा एडिशन हो जाता है, जैसे पॉलीथीन में है, पॉलीथीन में ये समय पर एडिट हो जाता है, परस्पर जुड़ जाता है, तो क्या है वो योगात्मक है, कोई चीज निकलती नहीं है, सिर्फ जुड़ती है तो योगात्मक। लेकिन इसमें कुछ चीज निकलेगी, इसलिए ये होगी संघनन। संघनन जल निकलेगा, इसमें कैसे निकलेगा ये बताते हैं। अब क्या है, ये क्या है, अम्ल, ये अम्ल है और ये क्षार। वैसे तो ये क्या है, हाइड्रोजन अपना यहां हटा देते हैं,
ये OH समूह और ये इसका एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो गए एक यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन इस OH समूह से क्रिया करता है और क्या निकाल देता है इससे क्रिया करके, H2O। अब यहां से ये बंध टूट जाएगा, यहां से ये बंध टूट जाएगा, नाइट्रोजन किससे क्रिया कर लेगा, कार्बन से। होता ऐसे नहीं है, निकलता वास्तव में ये ऑक्सीजन है, निकलता ये ऑक्सीजन है, लेकिन हम सामान्यतः पढ़ते हैं तो ऐसे लिख देते हैं। ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके सिलेबस में इतना ही है, इसकी क्रियाविधि के बारे में नहीं। निकलता वास्तव में ये ही ऑक्सीजन है हाइड्रोजन आता है बाहर से जो उत्प्रेरक है उससे, तो ये चीज होती है। इससे क्या होगा, ये जल का अणु निकल गए, इसी प्रकार अन्य जल के अणु निकल जाएंगे, क्योंकि अन्य है दोनों ही, तो अन्य निकल जाएंगे। इसी प्रकार ये जल का अणु भी निकल जाएगा, ये प्रतिस्थापी हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। अब यहां पर तो हमने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये निकल जाएंगे जल के अणु के रूप में। तो किस प्रकार होंगे, OC, ये तो हमारा हो गया CO, यहां ये जल का अणु क्योंकि जो अगले वाला होगा उससे जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार COH आ जाएगा। क्या आ जाएगा, COH। फिर ये ऑक्सीजन CH2, कितने का हाइड्रोजन 6, यहां पर क्या है C द्विबंध, लेकिन ये नाइट्रोजन किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से N, H लिख सकते हैं ऐसे, फिर C2 6NH। ये देखिए यहां पर OH, कार्बन से तो समझ सकते हैं OH गया कार्बोक्सिलिक समूह से, और जो एमीन डाइएमीन उससे क्या हाइड्रोजन गायब हो जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा नायलॉन 6,6। ये है नायलॉन 6,6। अब नायलॉन 6,6 का क्रियात्मक समूह पूछा जा सकता है। नायलॉन 6 का 6 क्या है, एक प्रकार का पॉलीएमाइड अम्ल, एमाइड बहुलक है, पॉलीएमाइड बहुलक हो गया। क्या हो गया, पॉलीएमाइड एमाइड क्यों है एमाइड, ये कारण, ये क्या है एमाइड समूह, क्या है एमाइड, तो ये क्यों गया पॉलीएमाइड, यानी पॉलीएमाइड यानी पॉली, ये बंद बहुत बार आएगा, पॉली यानी बहुत बार आना, अनंत बार, कई बार, तो इसमें पॉली बंद पाने के कारण इसे क्या कहते हैं, पॉलीएमाइड। ये अब एक तो प्रश्न नायलॉन 6,6 में क्या क्रियात्मक समूह है, एमाइड क्रियात्मक समूह हो गया। अब ये भी लिख सकते हैं साथ कार्बोक्सिलिक समूह तथा अमीन समूह दोनों है, लेकिन सही क्या है, डाई पॉलीएमाइड, और साथ ही इसमें किसी प्रकार का कोई नहीं है, कोई द्विबंध बेंजीन वाला संरचना नहीं है, तो क्या है, एक प्रकार का एलिफेटिक है, एलिफेटिक पॉलीएमाइड है नायलॉन 6,6। ये तो इसके बारे में पढ़ लिया, नायलॉन 6,6 के बारे में। एडपिक अम्ल में डाई, ये हमने देख लिया है सब कुछ कैसे होता है। इसके लिए उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, संघनन बहुलकीकरण द्वारा होता है, ये तो हमने देख लिया। एलिफेटिक एमाइड होता है। अब आता है इसके यूज, इसके यूज आ जाते हैं, इसकी श्रृंखला एक लेके बढ़नी है। अब इसकी उपयोग क्या है, किस काम आता है, एक रेशा है, रस्सी बनाने के काम तो आएगा ही आएगा। अब कोई रेशा है, संघनन बहुलकीकरण, यानी कुछ निकलता है इसके बहुलकीकरण में, कुछ निकलता है संघनन, जल का अणु निकल गया तो ये हो गया हमारा संघनन बहुलकीकरण है। अब है बात आती है हमारी यूज, यूज क्या है इसके, ये काफी महत्वपूर्ण है। एक दो यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब आपके नायलॉन 6 आए तो एक दो यूज हमेशा याद करके जाना, ज्यादा तो नहीं, एक दो यूज। पहला है टायर बनाने में, टायर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पहला टायर बनाने में, पहला हो गया ट्यूब बनाने में, ट्यूब जो टायर की ट्यूब होती है उसी को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। टायर ट्यूब हो गई। अब ये है रेशा है तो रेसे, रस्सी बनाने में, रेसे है तो रेसे बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। चार कपड़े बनाने में भी किया जा सकता है,
कपड़े बनाने में किया जा सकता है, और 5 रस्सियों को बनाने में किया जा सकता है, और ब्रश है जो कोलगेट का, वैसे ब्रश बनाने में किया जा सकता है। ब्रश बनाने के अलावा जो गियर जो मशीनों में गियर होता है उसको बनाने में किया जा सकता है, बेरिंग बनाने में किया जा सकता है। ये इसके उपयोग हो गए, लेकिन मुख्य से क्या है, एक और महत्वपूर्ण उपयोग है। जो महत्वपूर्ण उपयोग है एक, वो है अंडर गारमेंट्स तथा कार की स्टीयरिंग बनाने में। अंडर गारमेंट्स कार की स्टीयरिंग बनाने में, ये 2 महत्वपूर्ण हो गए। स्टीयरिंग बनाने में किया जाता है, अंडरगारमेंट जो कपड़े होते हैं हमारे, उसको बनाने में किया जाता है। अब महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा हो गया, पहला टायर बनाने में, ट्यूब बनाने में। रस्सियां को तो पता ही है हमें, रस्सियां तो बनेगी। और 3 ये हो गए। एक महत्वपूर्ण है अंडरगारमेंट, जो कपड़े होते हैं हमारे अंडरगारमेंट के वो, और कार की स्टीयरिंग बनाने में, जो स्टीयरिंग होती है उसको बनाने में किया जाता है। अब नायलॉन 6 के बारे में हमने सब पढ़ लिया है। अगर अभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछिए। इसके अलावा जो आपको बताया गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा आपकी परीक्षा में। धन्यवाद।